Hello everyone, I am Shreya welcoming you to Ada 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our next chapter that is amines. प्यारे बच्चे, amines हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 है जिसको कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने एक लेक्चर जस्ट कंप्लीट किया है. कौन सा था वो? अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर व्यू कर लीजिएगा. प्यारे बच्चे, इससे पहले हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्लीट कर चुके हैं एंड सीक्वेंसली चैप्टर नंबर 13 यानी एमाइंस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. बच्चे, एमाइंस को शुरू करें उससे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर का एक रिकैप ले लेते हैं. एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने लास्ट सेशन कंप्लीट किया है उसमें बच्चे एल्डिहाइड, कीटोन मैंने एक साथ कवर किया है और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से कराया है. क्यों ऐसा किया है उसका रीज़न मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि हमारे एल्डिहाइड, कीटोन में एक कॉमन ग्रुप होता है जिसकी वजह से उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ और काफ़ी कंपैरिजन उनके बीच में बनते हैं, जिस वजह से एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ मैंने कवर अप किया है और साथ में लास्ट में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड किया है. तो बच्चे, सबसे पहले आप लोग एल्डिहाइड, कीटोन की प्रिपरेशन और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ोगे, साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट पढ़ोगे, लास्ट में आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे एंड इस चैप्टर की शुरुआत जो हम करेंगे वो आज से अभी से करेंगे. तो यस गाइज, ये आपका चैप्टर होने वाला है बिल्कुल न्यू, बिल्कुल रिफ्रेश. तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए एक बार इस स्लाइड को समझ लेते हैं, फिर हम अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे. गाइज, हमारा चैप्टर नंबर 13 यानी एमाइंस की हम लोग बात करने वाले हैं एंड यस, एमाइंस का मतलब प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस. हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, कैसे आप एमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हो लैब में या फिर इंडस्ट्रियल वे पर. तो प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस. सेकंड, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो दो चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज कि एमाइन का प्रिपरेशन कैसे होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और साथ में कुछ और बेसिक्स जैसे कि आपका नोमेनक्लेचर है या फिर आपका स्ट्रक्चर है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम लोग एमाइन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और लास्ट है आपका डायएजोनियम सॉल्ट. तो चलिए बच्चे, आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं एमाइन के फॉर्मेशन के साथ. आइए देखते हैं क्या है उसका फॉर्मेशन. बच्चे, एमाइन का हम अपना टॉपिक शुरू करें उससे पहले कुछ चीज़ें समझते हैं. देखो, जो आपका एमाइन है वो किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है? अमोनिया से. कैसे? अब जैसे अमोनिया है, ठीक है, तो अमोनिया में से अगर मैं एक H हटा दूं, ठीक है, अगर मान लो एक H हटा दूं तो आपका क्या बनेगा? एमाइन, प्राइमरी एमाइन. फिर अगर मैंने दूसरा भी H हटा दिया यानी कि आपका सेकेंडरी एमाइन. और गाइज, अगर तीनों H हटा दिए मतलब आपका टर्शरी एमाइन. तो आपने क्या देखा? दिस इज योर प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शरी एमाइन. क्लियर? मतलब इसका जो ओरिजिन है वो क्या था? अमोनिया था. ये तो बहुत बेसिक बात हो गई. और यस, आपको पता होना चाहिए कि एमाइन आपका आता कैसे है. प्राइमरी एमाइन मतलब अगर आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया मतलब प्राइमरी एमाइन, दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया मतलब सेकेंडरी एमाइन एंड गाइस थ्री कार्बन रिप्लेस कर दिए इसका मतलब टर्शरी एमाइन. तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शरी एमाइन के स्ट्रक्चर लिखकर दिखाओ तो आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? फटाफट से लिख दोगे. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट जब आप एग्जामिनेशन में वाइवा देते हो यानी प्रैक्टिकल सेशन में आपके वाइवा में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाता है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. चलिए बच्चे, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं. अब ये जो क्लासिफिकेशन है किस पर बेस्ड है? यस, ये इसी पर तो बेस्ड है जो मैंने अभी आपको बताया. क्लियर? पढ़ लेते हैं. एमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, है ना? अभी बताया मैंने आपको कि हमारे जो एमाइंस होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं. पहला होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शरी. और ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड. जितने नंबर आपके हाइड्रोजन एटम जितने नंबर में रिप्लेस हो जाते हैं बाय एल्किल या फिर एराइल ग्रुप, या तो आपके एराइल ग्रुप से हो जाए या फिर एल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, तो जितने नंबर आपके कार्बन के रिप्लेस होंगे वही आपका एमाइन बन जाएगा. यानी एक कार्बन रिप्लेस तो फिर आपका प्राइमरी एमाइन, दो कार्बन रिप्लेस सेकेंडरी एमाइन, तीन कार्बन रिप्लेस टर्शरी एमाइन. क्लियर? इन अमोनिया मॉलिक्यूल, राइट,
नेक्स्ट देखो, इफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय AR और KR, अगर आपका एक हाइड्रोजन एटम अमोनिया का किससे रिप्लेस कर दिया जाए, या तो एल्किल ग्रुप से या फिर एराइल ग्रुप से, या तो कैपिटल R से या फिर AR से रिप्लेस कर दिया जाए, तो प्यारे बच्चे हमारा क्या बनता है? देखो गाइज, हमारा क्या बनेगा, ये है आपका NH3, है ना, ये क्या है आपका NH3। अब मैंने इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो यस, अब जब इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, आपका एक R ऐड हो गया, मतलब आपका बन गया RNH2। क्या बन गया? RNH2। तो यस गाइस, ये आपका क्या बना? RNH2। इसी तरीके से इधर आप देखो कि अगर आपका हाइड्रोजन एराइल से रिप्लेस हो जाए, हाइड्रोजन आपका एराइल से रिप्लेस हो जाए, तो आपका क्या बनेगा? यस, है ना, क्या बना? ARNH2। तो ये आपका क्या बना गाइस? ये दोनों ही आपके प्राइमरी एमाइन हुए। वो आपका ये आपका एरोमेटिक एमाइन हो गया, ये आपका एलिफेटिक एमाइन हो गया, बट दोनों ही आपके प्राइमरी एमाइन बने। क्लियर? इतने में तो कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। If two hydrogen atom of ammonia or one hydrogen atom of RNH2 यानी प्राइमरी एमाइन are replaced by another aryl या फिर alkyl group, then we get secondary amine। अब देखो आपका ये रहा NH3, अब हमारा इसमें ऑलरेडी एक R तो ऐड हो चुका है, एक R तो ऐड हो चुका है, यानी आपका RNH2 बन चुका है। क्या बन चुका है? RNH2 बन चुका है। तो यस गाइस, जो आपका RNH2 है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दे विद द हेल्प ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो गाइस आपका क्या बन जाएगा? R2NH। क्या बनेगा? R2NH। क्लियर? दूसरी तरीके से इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो RNHR। क्या लिख सकते हो? RNHR डैश, अगर आपके अलग अलग एल्किल ग्रुप यूज हो रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर यही आपका हाइड्रोजन, यानी जो आपका ARNH2 अगर मैं लूं, तो ARNH2 में अगर आपका हाइड्रोजन एक एराइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, तो आपका क्या बनेगा? ARNH, AR2NH, या फिर इसको आप लिख सकते हो ARNH AR डैश। क्लियर? और ये दोनों आपके क्या हुए? ये दोनों आपके हो गए सेकेंडरी एमाइन। क्या हुए? ये दोनों आपके हो गए सेकेंडरी एमाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सेकेंडरी एल्किल एंड एराइल ग्रुप में भी सेम। जो आपके सेकेंडरी एल्किल और एराइल ग्रुप हैं, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो दोनों केसेस मैंने आपको बता दिया। अगर सेम होंगे तो R2NH बन गया, बट अगर डिफरेंट हुए तो ARNH AR डैश बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपके सेम है तो R2NH, और अगर डिफरेंट है तो RNH R डैश बन गया। क्लियर? इतने में तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द सेम replacement of another hydrogen atom by alkyl or aryl group lead to the formation of tertiary amine। अगर हम ये जो आपका लास्ट ये जो आपका NH आया, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन और मैं रिप्लेस कर दूं, है ना, अगर एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दूं और एक AR जोड़ दूं, तो आपका आ जाएगा AR3N। क्या आ जाएगा? AR3N। एंड यस गाइज, ये आपका टर्शरी एमाइन होता है। क्या होता है? दिस इज योर टर्शरी एमाइन। क्लियर? नेक्स्ट देखो गाइज, RNH क्या है? R2NH। अब इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूं विद द हेल्प ऑफ एल्किल ग्रुप, तो आपका आ जाएगा R3N। और अगर आपका डिफरेंट ग्रुप है तो यही आपका क्या बनेगा? R2N R डैश। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो गाइस? टर्शरी एमाइन बना सकते हो।
क्लियर। नेक्स्ट देखो, एमाइन आर सेड टू बी सिंपल। एमाइन जो होते हैं आपके सिंपल होते हैं व्हेन ऑल द एल्किल और एराइल ग्रुप आर द सेम। जब आपके सारे एल्किल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप सेम होते हैं तो फिर जो आपका बनने वाला एमाइन होता है वो सिंपल एमाइन होता है। और अगर मान लो आपके जो ग्रुप्स है या फिर एल्किल ग्रुप की बात कर लो चाहे आप इराइल ग्रुप की बात कर लो, वो अगर डिफरेंट है तो प्यारे बच्चे जो बनने वाला हमारा अमाइन होगा वो मिक्स्ड अमाइन होगा, राइट। देखो जरा, ये अपन का क्या है, अमोनिया, और अमोनिया में से हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया। किसकी हेल्प से बच्चे, एल्किल ग्रुप की हेल्प से। तो हमारा आ गया प्राइमरी अमाइन। क्या आया, प्राइमरी एमाइन आ गया। अब बच्चे इस प्राइमरी एमाइन में हमने क्या किया, दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस किया। किसकी हेल्प से, मिथाइल ग्रुप की हेल्प से, यानी एल्किल ग्रुप की हेल्प से। तो बच्चे आपका क्या आया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आपका आ गया सेकेंडरी। अब देखो उन्होंने आर डैश, मतलब ये ग्रुप दूसरा है, सेम ग्रुप नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे आर डैश दिखा दिया। ये आर था, अब इस आर डैश से मैंने रिप्लेस किया तो आपका सेकेंडरी अमाइन बन गया। आप चाहो तो सेम से भी रिप्लेस कर सकते हो, क्लियर। थर्ड देखो, अब रह गया हमारा ये लास्ट एच, इसको रिप्लेस करना है। तो बच्चे हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया विद द हेल्प ऑफ अनदर मिथाइल ग्रुप, अनदर एल्किल ग्रुप। तो आपका क्या आ गया, टर्शियरी एमाइन। क्या आ गया बच्चे, आपका आ गया टर्शियरी एमाइन, क्लियर। तो ये था हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे, नोमेनक्लेचर। क्या है नोमेनक्लेचर, इन कॉमन सिस्टम एन एलिफेटिक एमाइन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्स एल्किल ग्रुप टू एमाइन। जब हम एमाइन का नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या देखेंगे कि जो आपकी एलिफेटिक एमाइन है उसका नेमिंग आप एल्किल ग्रुप के प्रीफिक्स से करोगे, यानी एमाइन में आपके कितने एल्किल ग्रुप लगे हैं उस पर बेस करेगा आपका प्रीफिक्स, क्लियर। जैसे कि मान लो आपका है एल्किल एमाइन, है ना, एल्किल एमाइन का मतलब RNH2, ठीक है, इज वन वर्ड। अब मैथिल अमाइन किसी ने बोल दिया तो यस गाइज, ये जो आपका R है इसे हमने CH3 से रिप्लेस कर दिया, यानी आपका आ गया मिथाइल एमाइन, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस व्हेन टू और मोर ग्रुप्स आर सेम। जो आपका सेकेंडरी एमाइन होता है, जो आपका टर्शियरी एमाइन होता है, वो कैसा होता है, व्हेन टू, जब दो ग्रुप आपके सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन का नाम डाई ट्राई करके लिख सकते हैं। बट बच्चे अगर ग्रुप आपका डिफरेंट हो गया तो क्या ऐसा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो बस वही चीज लिखी है, इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन व्हेन टू or more groups are same, the prefix will be di or tri appended before name of the alkyl group। अब देखो अगर मान लो CH3 का होल ट्वाइस NH हो तो क्या लिखोगे, डाई मिथाइल एमाइन। क्या लिखोगे, डाई मिथाइल एमाइन। एक सेकेंड रुको जरा, मैं इस पेज को थोड़ा साफ कर दूं और प्रॉपरली बताऊं। देखो जैसे आपका था RNH2, क्या था, RNH2 था, RNH2 यही तो था। अब बच्चे RNH2 का मतलब हो गया आपका एल्किल एमाइन, है ना बच्चे। अब देखो अगर मैंने इस R को रिप्लेस कर दिया बाय मिथाइल तो आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, CH3NH2 एंड यस, अगर CH3NH2 बना इसका मतलब इसका नाम क्या हुआ, मिथाइल एमाइन। क्या हुआ, मिथाइल एमाइन, क्लियर। नेक्स्ट देखो अगर CH3 का होल ट्वाइस NH कर दूं, यानी दो हाइड्रोजन मैंने मिथाइल ग्रुप से निकाल दिए
तो आपका क्या नाम बनेगा, डाई, है ना, देखो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल एमाइन। क्लियर है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये रहेगा इसका तरीका। अब देखो, इन IUPAC सिस्टम प्राइमरी अमाइन आर नेम्ड एज एल्केन एमाइन। जो आपके प्राइमरी एमाइंस होते हैं उनका नाम क्या होगा, एल्केन एमाइंस। क्लियर। नेक्स्ट, द नेम इज ड्राइव्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ई। अब देखो हमने क्या किया, इसमें से आपका ई हटेगा, है ना, तभी तो आपका जुड़ेगा। तो नेम इज ड्राइव्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ई फ्रॉम एल्केन बाय द वर्ड एमाइन। किसके द्वारा, एमाइन क्या करेगा, एल्केन के ई को हटा देगा और जुड़ जाएगा एमाइन। ठीक। नेक्स्ट देखो गाइस, एग्जांपल है CH3NH2 इज नेम्ड एज मेथामाइन, है ना, क्या हुआ, मेथामाइन। मिथाइल अमीन को क्या लिखा, मेथामाइन। जब इसका IUPAC में नेम लिखा तो क्या लिखा, मेथामाइन। देखो मेथामाइन, है ना, ठीक है, मेथेनामाइन। ठीक है, जैसे मेथेन हो गया। अब देखो इस चीज को, हाँ ये चीज समझ लो, जैसे मेथेन हो गया तो मेथेन प्लस एमाइन, मेथेन प्लस एमाइन में क्या हुआ, ई हट गया और ये आपके अटैच हो गया, तो आपका आ गया मेथेनामाइन। इन केस ऑफ मोर देन वन अमाइनो ग्रुप, अगर आपके एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप हो जाए, इज रिप्रेजेंट एट द डिफरेंट पोजीशन, और वो डिफरेंट पोजीशन पर रिप्रेजेंट हो इन द पेरेंट चेन, किसी पेरेंट चेन में डिफरेंट पोजीशन पर प्रेजेंट हो, तो देयर पोजीशन आर स्पेसिफाइड बाय गिविंग नंबर। तो ये जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई हो सकते हैं गिवन नंबर टू द कार्बन एटम bearing NH2 group and suitable prefix such as di, tri, etc attached to the amine। जो आपका NH2 ग्रुप है वो किससे बेयर कर रहा है, प्रीफिक्स सच एज डाई, ट्राई, etc। मतलब अगर आपके 2 अमाइन ग्रुप आ जाएंगे तो डाई अमाइन हो जाएगा, अगर 3 अमाइन आ जाएंगे तो ट्राई अमाइन हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ अमाइन ग्रुप जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो प्रीफिक्स है वो आपका चेंज होता जाएगा। किसके बेस पर, नंबर ऑफ अमाइन ग्रुप्स के बेस पर। जैसे कि पहले हमारा नंबर ऑफ एल्काइल और एराइल के बेस पर हो रहा था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं गाइस, द लेटर ई ऑफ द सफिक्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट रिटेन्ड। जो हमारे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के लिए अमाइंस हैं, उनमें आप सफिक्स का जो ई है वो रिटेन करता है, मतलब वैसा का वैसा रहता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो गाइस, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके लिए एक चेन दी है NH2 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पर आपके 2 अमाइन है, 2 अमाइन और 3 कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ। देखो इस वाले के साथ ये जुड़ा हुआ है, इस वाले के साथ ये जुड़ा हुआ है ना, तो हो जाएगा 1,2 डाई अमाइन, एथेन 1,2 डाई अमाइन, एथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है, एथेन 1,2 डाई अमाइन। नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड, टू नेम सेकेंडरी टर्शरी अमाइन। जब आप सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का नाम करते हो तो क्या करते हैं, वी यूज लोकेट एन टू डेजिग्नेट सिचुएशन अटैच टू द नाइट्रोजन एटम। तो हम एन को, नाइट्रोजन को ऐसे सिचुएशन पर अटैच करते हैं जहां पर उसके सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच्ड हो। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे ये है, हमने NH को बीच में लिखा तो आपके दोनों ग्रुप इधर उधर आ गए। इज नेम्ड एज एन मिथाइल एथेनामाइन या एंड CH3CH2 का होल थ्राइस एन, तो इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एन डाई मिथाइल एथेनामाइन। ठीक है, क्लियर। क्या हुआ कि आपका जब आपका N से अटैच्ड हो गए ना सब्स्टिट्यूएंट्स, तो जब आपके N से अटैच्ड हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स तो आपका नाम क्या आ गया, मेथिल एथेनामाइन। इसी तरीके से जब आपका होल ट्राइस हो गया, टर्शरी में चला गया, तो आपका क्या हुआ, एन डाई मेथिलामाइन। अब एग्जाम्पल के लिए टेबल देखो, ये टेबल है, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत छोटी दिखाई दे रही होगी। मैं भी एक बार देख लेती हूँ। यस गाइज, यहाँ पे बहुत छोटी दिख रही है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर इसको देखते हैं।
तो बच्चे ये है हमारी टेबल, चलो इसे देखते हैं, पढ़े। CH3CH2NH2, बहुत ध्यान से देखेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे। तो देखो CH3CH2NH2 मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके NH2 आ गया, तो 2 कार्बन इथाइल और साथ में अमाइन, तो यस इथाइलामाइन। नेक्स्ट देखो CH3CH2CH2NH2, यानी अब देखो एक पूरी चेन बन गई, यानी 1 2 3 प्रोपाइल है ना, एंड प्रोपिल अमाइन, यस। अब देखो ये गया आइसो में, ब्रांच आ गई ना आइसो, तो आइसो प्रोपाइल अमाइन, आइसो प्रोपाइल अमाइन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे चेन तो नहीं आई है बट आप देख सकते हो NH आ रहा है, ठीक है। इधर भी आपका ग्रुप जुड़ा है, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, इधर भी आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, तो क्या लिखोगे, एथिल मैथिल, एथिल मैथिल एमाइन, ठीक है, एथिल मैथिल एमाइन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर देखो 1 2 3, तो 3 आपके मिथाइल ग्रुप है, तो ट्राई मैथिल, ट्राई मैथिल एमाइन। नेक्स्ट देखो C2H5N CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। तो नंबरिंग अब आप देखो, नाइट्रोजन के दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गए, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट और नीचे भी सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 2 3 4 है ना, तो 4 मतलब आपका हो गया ब्यूटिल, है ना। तो अब क्या लिखोगे नाम, डाई एथिल है ना, NN डाई एथिल और प्रोपिल सॉरी ब्यूटिल एमाइन, डाई एथिल ब्यूटिल एमाइन, तो यस ये भी नाम सही है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड का मतलब एलिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, तो डायरेक्ट लिख लोगे एलिलामाइन, यस एलिलामाइन। नेक्स्ट देखो CH2 का होल 6 दिख रहा है आपको, ये लास्ट में लिखा है CH2 का होल 6। बच्चे CH2 का होल 6 के दोनों तरफ आपके 2 NH2 जुड़ रहे हैं, तो क्या लिखोगे, हेक्सा मिथाइल या फिर हेक्सा मिथाइल है ना, हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन, हेक्सा मिथाइल डाई अमाइन, क्लियर। तो यस हेक्सा मिथाइल डाई अमाइन। अब इसके आयुपैक नेम देखते हैं, कैसे समझेंगे आयुपैक नेम। तो देखो CH3CH2NH2, तो हमने क्या लिखना है 1 2 यानी एथेनामीन, एथेनामीन। 1 2 3 3 कार्बन प्रोपेनामीन या फिर प्रोपेनामीन 1 या फिर प्रोपेन 1 अमाइन, यस ठीक है। नेक्स्ट देखो यस ये वाला CH3CHNH2, अब मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं वरना फिर से गंदा होगा। हाँ अब देखो CH3CH और CHNH3। अब देखो बच्चे ये आपके चेन आ गई प्रोपेन की, तो दूसरे नंबर पे आपका क्या जुड़ा है 1 2, दूसरे नंबर पे आपका क्या जुड़ा हुआ है अमाइन जुड़ा हुआ है, तो 2 अमाइन और प्रोपेन, ठीक है। हाँ प्रोपेन 2 अमाइन। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है गाइस 1 2 3 4 है ना, तो नंबरिंग कर दे इसकी। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, आपका ये नॉर्मल पेंटेन है सॉरी नॉर्मल प्रोपेन बनेगा, तो इधर देखो यहाँ पे भी एक ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर भी ग्रुप, तो N मिथाइल इथाइल और अमाइन, N मिथाइल एथेनामाइन है ना, N और क्योंकि आपका E हट जाता है तो मेथेन एथेन, तो एथेन का एक हटेगा E हटेगा तो क्या बन जाएगा एथेनामाइन। इधर देखो CH3 मतलब 3 CH3 NN, अब क्या बनेगा NN, ठीक है NN डाई मिथाइल मेथेनामाइन, डाई मिथाइल मेथेनामाइन, डाई मिथाइल मेथेनामाइन। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 ये आपकी प्रोपेन की चेन बन गई और सॉरी ब्यूटेन की चेन बन गई और ये 2 एथिल है, तो NN डाई मिथाइल NL डाई इथाइल प्रोपेन सॉरी ब्यूटेन 4 ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 1 अमाइन यानी ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेनामाइन 1। नेक्स्ट देखो NH2 CH2 CH CH2। अब देखो दूसरे कार्बन के साथ में आपका डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन के साथ में आपका NH2 है, तो पहले ये तो चेन हो गई आपके प्रोपेन की है ना, प्रोपीन की हो गई। अब देखो क्या लिखोगे प्रोपीन 2 प्रोपीन 1 क्योंकि सॉरी एक सेकेंड 1 2 3 प्रोपीन 2 इन एमाइन या फिर प्रोपीन 2 इन 1 एमाइन, क्लियर।
नेक्स्ट देखो CH2 का होल 6 NH2 NH2, तो अब इसमें क्या लिखोगे, हेक्सेन, ठीक है, क्या लिखोगे, हेक्सेन 1,6, क्योंकि पहले एक तो पहले पर और एक आखिरी पर, पहले कार्बन पर और आखिरी कार्बन पर, तो एथेन 1,6 डायामीन, एथेन 1,6 सॉरी हेक्सेन 1,6 डायामीन, ये क्या है, 6 है, हेक्सेन होल 6, जस्ट अ मिनट बच्चे, ये आपका है CH2 का होल 6, मैं इसको इधर लिख देती हूँ क्योंकि जब मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको भी होगी। ये है आपका CH2 का होल 6 NH2, ये है ना, यस। तो अब देखो इसमें आपका क्या है, पहले और दूसरे कार्बन पर आपका NH2 जुड़ा है, तो 1,6 देखो, हाँ 1,6 डायामीन, 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 और ये आपका क्या है, हेक्सेन, ठीक। तो देखो यही नाम आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। नेक्स्ट देखो, अब आ गए हमारे कुछ एराइल एमाइंस के नाम। तो एराइल एमाइंस के नाम में क्या है, बेंजीन पर आपका एक NH2 ग्रुप जुड़ा है, तो बेंजेनामीन या फिर एनिलीन, इसे क्या बोलेंगे, बेंजेनामीन, ठीक है, या फिर एनिलीन। नेक्स्ट देखो बच्चे, बेंजीन पर आपका NH2 ग्रुप और सेकंड पोजीशन पर आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखोगे आप, 2 मिथाइल बेंजेनामीन या फिर 2 मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन, क्लियर। दूसरा क्या लिख सकते हो, ऑर्थोटोलिडीन, क्या है, ऑर्थोटोलिडीन। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका दूसरे नंबर में मैथिल है, तो क्या हो गया, 2 मिथाइल, और ये आपका एनिलीन का फॉर्मूला हो गया, तो यस 2 मिथाइल एनिलीन। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, तो 4 ब्रोमाइन, ठीक है, क्या होगा, 4 ब्रोमाइन का मतलब 4 ब्रोमो, और ये आपका एनिलीन का फॉर्मूला, तो 4 ब्रोमो एनिलीन या फिर 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन। नेक्स्ट देखो, अब इधर देखो बेंजीन के साथ क्या हो रहा है, टर्शरी अमाइन जा रहा है ना, तो क्या लिखोगे, NN डाइमिथाइल बेंजीनामाइन, NN डाइमिथाइल बेंजीनामाइन, राइट, तो यस NN डाइमिथाइल बेंजीनामाइन। अब कॉमन नेम की बात कर लेते हैं, तो गाइज ये हमारा कौन सी पोजीशन है, ये हमारी पैरा पोजीशन है, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन है ना, और ये आपका NN डाइमिथाइल एनिलीन, क्लियर, इतने में तो कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया, 100% क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले गाइज, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, क्या कह रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, लेट्स सी, चलो देख लेते हैं बच्चे। एमाइन आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड, वो कौन कौन से मेथड है जिससे हम एमाइन को फॉर्म कर सकते हैं। पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, कि हम जब नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं तो भी एमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू एमाइन बाय passing hydrogen gas in the presence of finely divided nickel, palladium, platinum and also reduction method of acidic medium। जो आपका नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन है वो कैसे बन रहा है, जब नाइट्रो कंपाउंड रिड्यूस हो रहे हैं किसमें, एमाइन में, और ये कब रिड्यूस हो रहे हैं, जब हम निकेल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाह कर रहे हैं, तो इनका रिडक्शन हो रहा है मेटल के साथ में एसिडिक मीडियम में। तो गाइज आपका क्या बन रहा है, अमाइन बन रहा है। देखो इधर देखो, आपका रिडक्शन हो रहा है नाइट्रो कंपाउंड का, किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन, पैलेडियम और एथेनॉल एल्कोहलिक मीडियम में, तो गाइज आपका क्या बन रहा है, अमाइन बन रहा है। इसी तरीके से एक बार फिर से नाइट्रो कंपाउंड का जब एसन और HCl एसिडिक मीडियम में मेटल की प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है तो भी आपका क्या बना, एराइल एमाइन बना। तो यस गाइज, नाइट्रो एल्केन्स कैन also be similarly reduced to the corresponding alkanamine। तो जो आपके नाइट्रो एल्केन्स हैं वो भी एकदम करस्पॉन्डिंग इसी की तरह रिड्यूस होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखो, रिडक्शन विद आयरन स्कार्प एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेफर्ड बिकॉज FeCl3 फॉर्म्ड गैस, जो आपका रिडक्शन है आयरन का
रिडक्शन विद आयरन एसाप एंड हाइड्रोजन क्लोराइड प्रेफर्ड। तो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। क्यों? बिकॉज गाइस जो आपका AlCl3 है वो हाइड्रोलाइज होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। इस वजह से दस ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। तो इसी वजह से जो छोटा सा अमाउंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पिछली रिएक्शन में, वो आपकी रिएक्शन को इनिशिएट करता है। एक बार इस बात को फिर से समझ लेते हैं। रिडक्शन ऑफ आयरन एस्कार, जो आपके आयरन की छीलन है वो, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हम प्रिफर कर रहे हैं इस रिएक्शन में। किस रिएक्शन में? पिछली रिएक्शन में, इस वाली रिएक्शन में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गाइस जो FeCl3 फॉर्म्ड गेट हाइड्रोलाइज्ड, आपका FeCl3 बनता है और ये FeCl3 किस में हाइड्रोलाइज हो जाता है? ये हाइड्रोलाइज होके आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिलीज हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग देयर एक्शन। अपनी इस एक्शन के बीच में क्या होता है कि आपका जो FeCl3 है वो बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिलीज हो जाता है। इस वजह से जो आपका छोटा सा अमाउंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो आगे की रिएक्शन को इनिशिएट करता है। क्लियर? नेक्स्ट है गाइज अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। व्हाट इज द अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड? बताओ जरा, दिमाग लगाओ कि अमोनोलिसिस मतलब आपकी रिएक्शन अमोनिया से हो रही है ना, आपकी अमोनिया की रिएक्शन हो रही है जिससे आपका अमाइन बन रहा है। एंड यस गाइज, अमोनिया से तो अमाइन बनता ही है, ये तो आपको भी पता है। चलो देखते हैं इस रिएक्शन को। कार्बन हेलोजन बॉन्डिंग, जो आपके कार्बन और हेलोजन की बॉन्डिंग है किसके साथ में? एल्किल बेंजिल हैलाइड के साथ में, कैन बी इजीली क्लीवेज बाय न्यूक्लियोफाइल। ये आसानी से क्लीवेज मतलब अलग हो सकती है, टूट सकती है, किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल द्वारा। हेंस इस वजह से an alkyl and benzyl halide on reaction with an ethanolic solution। क्या है कि आपका जो एल्किल है या फिर बेंजिल हैलाइड है, जब उसके रिएक्शन किसी एथेनॉलिक सॉल्यूशन के साथ होती है, किसके प्रेजेंस में? अमोनिया से, ठीक है, किसकी? अमोनिया से। अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है। सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, सिंपल शब्दों में, तो जब आपके एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसी अमोनिया के साथ उसके एथेनोलिक मीडियम में होती है, यानी एथेनोलिक सॉल्यूशन में होती है, तो फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। एंड गाइस ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आसानी से क्लीवेज देता है, इन विच रिएक्शन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एन अमोनिया अमाइनो ग्रुप। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका हेलोजन है वो आसानी से एक अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे आपका NH3 जिसपे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। गाइस ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब हमें पता है RX का मतलब R प्लस और X माइनस है ना, तो R प्लस X माइनस का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो इस एल्किल ग्रुप पे या फिर इस कार्बन पर, एल्किल कार्बन पर डिफिशियंसी आ गई। अब इस डिफिशियंसी पर आपका न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। एंड यस, जैसे इसने अटैक किया, इसने सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनियम सॉल्ट बनाया। एंड गाइस सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनियम सॉल्ट का मतलब RNH3 पॉजिटिव एंड X माइनस। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, अब बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन गया। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड X बॉन्ड, जो प्रोसेस है C बॉन्ड X बॉन्ड के क्लीवेज का बाय अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज अम्यूनोलिसिस। ये आपका अम्यूनोलिसिस के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर इस रिएक्शन की बात करूं तो गाइस इसका नाम होता है अम्यूनोलिसिस। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ शील ट्यूब एट 373 केल्विन। तो हमारी जो अमोनोलिसिस प्रोसेस होती है प्यारे बच्चे, उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 373 केल्विन। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपके हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी तभी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी परफेक्ट क्लीवेज होगा। द प्राइमरी अमाइन thus obtained
बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। जो आपका प्राइमरी अमाइन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड कैन फर्दर रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, और इस वजह से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन का फॉर्मेशन करेगा। फाइनली क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, और फाइनली आपका क्या बनेगा, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। देखो जरा गाइस इस रिएक्शन को, पहले प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन किसके साथ हुई, एल्किल हैलाइड के साथ हुई, तो आपका सेकेंडरी अमाइन बना। एंड गाइस जब इस सेकेंडरी अमाइन ने एक बार फिर से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करी तो आपका टर्शियरी हैलाइड बना, टर्शियरी अमाइन बना। इस टर्शियरी अमाइन के जब फिर से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन हुई तो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बना। क्या बना, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बना। क्लियर। द फ्री अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट। जो आपके फ्री अमाइन है वो कैसे ऑब्टेन किए जा सकते हैं, अमोनियम सॉल्ट द्वारा, बाय ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस। किसके द्वारा, बाय ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस। देखो RNH3X माइनस का रिएक्शन जब NaOH के साथ होगा तो गाइज आपका क्या बनेगा, एल्किल एमाइन बनेगा, साथ में आपका वाटर बनेगा और NaX आपका एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो गाइज, अमोनोलिसिस हैज डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस। जो आपका अमोनोलिसिस प्रोसेस होती है इसमें आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों का आपका मिक्सचर बनता है एंड ऑल्सो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, और साथ में आपका क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी बनता है। और ये आपका क्या है गाइस, ये एक डिसएडवांटेज है। क्यों, क्योंकि पूरा मिक्सचर मिल जाता है। अब जब मिक्सचर बनेगा तो उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, राइट। हाउएवर प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। जैसे जैसे आपका जो प्राइमरी अमाइन है वो एज अ मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो ये अपने लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड विद द अमाइंस आर, जो आपका रिएक्टिविटी है हैलाइड्स की गाइस वो क्या जाएगी, जो आपका एल्किल आयोडाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके कम एल्किल ब्रोमाइड और सबसे कम हमारा एल्किल क्लोराइड की रिएक्टिविटी होगी। नेक्स्ट है गाइस प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल। तो नाइट्राइल ऑन द रिडक्शन विद लिथियम अमोनियम हाइड्राइड, जब LiAlH4 के साथ नाइट्राइल का रिडक्शन होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है, तो आपका प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर एस्केंड ऑफ अमाइन सीरीज। तो ये जो आपकी रिएक्शन है किस में यूज़ की जाती है, एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज में यूज़ की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रिपरेशन है अमाइन की वो 1 कार्बन एटम से स्टार्ट होके अमाइन की तरफ जाती है। यानी देखो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, रिएक्शन शुरू हो रही है यहाँ से। अब देखो किसके प्रेजेंस में हो रही है, H2Ni मतलब H2 गैस, निकिल, NaHG और एल्कोहलिक मीडियम में आपकी रिएक्शन हो रही है और आपका क्या बन रहा है, आपका यहाँ पर एल्किल एमाइन बन रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अमाइड ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम क्लोराइड यील्ड एमीन। जब आपका अमाइड रिड्यूस होता है किसके प्रेजेंस में, LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो गाइज आपके अमाइन का फॉर्मेशन होता है, यानी अमाइन आपका बनता है। नेक्स्ट है आपका गैब्रियल पैथिलामाइड सिंथेसिस। क्या होती है, गैब्रियल पैथिलामाइड सिंथेसिस। गाइज ये जो सिंथेसिस है ये आपके प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करती है। तो यस, गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। क्या करती है, गैब्रियल पैथिलामाइड सिंथेसिस आपके प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करती है। पैथिलामाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब पैथिलामाइड का ट्रीटमेंट हम एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पैथिलामाइड बनता है। क्या बनता है, पैथिलामाइड का पोटेशियम सॉल्ट बनता है। विच ऑन हीटिंग विद एल्किल हैलाइड, और जब इसको एल्किल हैलाइड के साथ हीट किया जाता है तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से प्राइमरी एमाइन बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी एमाइन बनता है। एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। जो आपका एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन है वो इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता।
क्यों? क्योंकि जो आपके एराइल हैलाइड होते हैं डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एनाइन एज अ थैलामाइड। जो आपका रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो आपका ये अंडरगो नहीं करते हैं। इस वजह से आपका क्या होता है, जो एनाइन होता है वो बाय थैलामाइड द्वारा बनता है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें रिएक्शन देखो, जब थैलामाइड की रिएक्शन KOH से हुई तो आपका एडिशनल प्रोडक्ट बना। अब इसमें जब RX के साथ रिएक्शन हुई तो आपका N एल्काइल थैलामाइड बना। इसी तरीके से जब N एल्काइल थैलामाइड का बेसिक मीडियम में या फिर एल्केलाइन मीडियम में जब रिएक्शन कराई गई तो आपका प्राइमरी एमाइन आया। तो यस गाइस, जो आपका गार्बिल थैलामाइड रिएक्शन होती है फिर सिंथेसिस होती है, ये आपके प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन? हैव अ लुक गाइस। क्या होता है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन? हॉफमैन डेवलप अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन बनाने के लिए हॉफमैन ने एक प्रोसीजर बनाया बाय ट्रीटिंग एन एमाइन विद द ब्रोमाइन। जब आप एमाइन को ब्रोमाइन के साथ एक्वस एथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के एथेनॉलिक सॉल्यूशन के साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो आपका प्राइमरी एमाइन बनेगा। और इस रिएक्शन में क्या था, जो माइग्रेशन था एल्किल और एराइल ग्रुप का, वो देखा गया कि जब आपके कहना चाहिए रिएक्शन हुई किसकी, एमाइड की रिएक्शन ब्रोमाइन से एथेनॉलिक NaOH के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन हुई तो इसमें माइग्रेशन देखा गया किसका, एल्किल ग्रुप का एराइल ग्रुप का माइग्रेशन देखा गया। किससे? फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन ऑफ द एमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। कार्बोनिल कार्बन के से आपके नाइट्रोजन एटम की तरफ इसका माइग्रेशन देखा गया। तो रिएक्शन क्या बनी, देखो एमाइड ने रिएक्शन करी Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉलिक NaOH, तो आपका क्या बना, प्राइमरी एमाइन बना। बाय प्रोडक्ट Na2CO3 NaBr और H2O का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? तो ये थी हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। गाइज एक चीज और देखो, ये जो आपका एमाइन है ये क्या रखता है, एक कार्बन लेस देन प्रेजेंट इन द एमाइड। इसमें जो आपका कार्बन का नंबर है वो एमाइड के कंपेयर में एक कम हो जाता है। तो यस गाइज, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज? हैव अ लुक। सबसे पहली चीज, इनका जो एलिफेटिक एमाइन होता है ये सब गैसेस होते हैं और इनकी जो महक होती है वो मछली जैसी होती है, मछली की गंध आती है। प्राइमरी एमाइन विद 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड, स्टिल हायर वन आर सॉलिड। जो आपके प्राइमरी एमाइन होते हैं वो एक, जो आपके 3 की बात करें या फिर इससे ज़्यादा अगर कार्बन एटम है तो उनका जो स्टेट होता है वो या तो लिक्विड होता है और अगर उससे भी ऊपर चला जाए तो ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। गाइज एनिलीन एंड अदर एराइल एमाइन आर यूजुअली कलरलेस। जो आपका एनिलीन है और जो दूसरे आपके एमाइंस हैं ये आपके कलरलेस होते हैं एंड बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज। जब इन्हें स्टोर करके रखा जाता है तो ये कलर्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गाइज इनमें इनका एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडेशन हो जाता है। बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ये हल्के से ब्राउनिश दिखाई देने लगते हैं। लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। जो आपके लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि गाइस वो आसानी से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस वजह से वो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमाइन। हमको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। तो यस गाइस, जितने ज़्यादा आपका हैवी एटॉमिक वेट का अमाइन होगा वो उतना ही कम वाटर में सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि उसका साइज बढ़ जाएगा, इंटरस्टेशियल स्पेस को गेन नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की परफेक्ट फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। ड्यू टू इंक्रीज द साइन ऑफ हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट। जो आपका हाइड्रोफोबिक एल्की पार्ट है उसका साइज बढ़ जाने की वजह से इंटरस्टेशियल पार्ट को गेन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हायर अमाइन आर आल्सो इंटेंशनली सॉल्युबल इन एसेंशियली सॉल्युबल इन वाटर। जो आपके हायर अमाइंस होते हैं वो एसेंशियली किस में सॉल्युबल होते हैं? वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कम होती जाती है। नेक्स्ट है दिस इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इज मोल्टन प्राइमरी अमाइन देन द सेकेंडरी अमाइन। जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन है
वो किसका ज्यादा होता है, प्राइमरी अमाइन का एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अमाइन, एज देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल होते हैं और जिस हाइड्रोजन एटम के अवेलेबल होने की वजह से इनका फॉर्मेशन हो पाता है या फिर इन अमाइंस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है गाइस टर्शियरी अमाइन। तो टर्शियरी अमाइन डू नॉट हैव इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन। जो आपके टर्शियरी अमाइन है प्यारे बच्चे, वो इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन रखते हैं। और क्यों रखते हैं? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें हमारा जो एब्सेंस है हाइड्रोजन एटम का वो अवेलेबल है और इसी वजह से जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस आर एज फॉलोज। तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है गाइज? हमें सीधे शब्दों में ये पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, मॉलिक्यूलर वेट कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा या फिर सबसे कम किसका होगा? तो इसका आइसोमेरिक बॉइलिंग पॉइंट का सीरीज क्या बनेगा कि आपका प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी का उससे कम और टर्शियरी का सबसे कम। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ प्राइमरी अमाइन आर शोड बिलो। तो अब हमें ये बताना है कि हमारे जो प्राइमरी अमाइंस है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो गाइस पहली यूनिट का हाइड्रोजन और दूसरी यूनिट का नाइट्रोजन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करके क्या कर लेते हैं, एक नंबर और एक अक्यूमुलेशन को क्रिएट करते हैं। क्लियर? तो ये है आपके कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स। बच्चे चलो इन बॉइलिंग पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो C4H9 है ना, बहुत हैवी वेट, मॉलिक्यूलर मास 73 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 350। वहीं पर आप एक चीज देखो, C4H9 इक्वल मॉलिक्यूलर मास, तो यस गाइस उनका वेट भी बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग बराबर और इनका वेट भी लगभग बराबर। ये दोनों देखो जिनके मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर हैं प्यारे बच्चे, उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो भी बहुत बड़ा नहीं है, यानी सिर्फ 10 डिग्री का डिफरेंस है और 10 डिग्री बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर? Difference in electronegativity between hydrogen and atom, presence of unshared pair electron, the nitrogen atom make amine reactive। देखो जो हमारे हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो ये क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इनके पास, नाइट्रोजन के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, आपका अमाइन रिएक्टिव हो जाएगा। तो यही नाइट्रोजन के अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अमाइन को मोर रिएक्टिव बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू द नाइट्रोजन एटम। अगर आपका हाइड्रोजन एटम किसी नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच है तो आपकी रिएक्शन कैसे डिसाइड होगी? गाइस हमेशा ध्यान रखना, आपकी रिएक्शन डिपेंड करेगी कौन सा आपका एमाइन है। इट विल बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो क्या लिखा है मैंने कि डिसाइड टू द कोर्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ एमाइन, दैट इज वाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड डिफर इन मैनी रिएक्शंस। तो आपके प्राइमरी अमाइन दूसरी रिएक्शन देगा, सेकेंडरी दूसरी, टर्शियरी दूसरी। ऐसा नहीं होगा कि तीनों अमाइन है तो सेम तरीके की रिएक्शन देंगे, नॉट एट ऑल गाइज। इनके रिएक्शंस में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। मोreover अमाइन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। जैसे जैसे आपका अमाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो भी तो जब इलेक्ट्रॉन्स की इफिशियंसी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तभी तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो यस गाइज ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और कुछ रिएक्शंस आपकी अमाइंस की मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कौन कौन सी है। पहला है आपका बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन। सेकेंड गाइज रिएक्शन है आपकी पी के वैल्यूज। तो यस गाइज ये जो आपके रिएक्शंस हैं जिनको कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं आपके अमाइंस की। तो प्यारे बच्चे आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, चलिए उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस बताया, आईयूपैक नेम्स बताए, स्ट्रक्चर बताया और साथ में बच्चे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। अब फिर फर्दर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए अभी के लिए सेशन को फॉलो कीजिए, Adda24 स्कूल को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।